हेलो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 8 का लेसन नंबर 6। दोस्तों, ये पाठ का नाम है मानव संसाधन। मानव संसाधन लोग एक ही राष्ट्र में सबसे बड़े संसाधन होते हैं। ठीक है, किसी राष्ट्र के जो मानव है वो सब बहुत बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उससे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ शिक्षित अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। दोस्तों, इस बात से आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि किसी राष्ट्र के जो सबसे बड़े संसाधन हैं वो मानव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि प्रकृति में जो भी चीज़ प्राप्त है, जो भी चीज़ हम यूज कर रहे हैं, उसको यूज करने के लायक कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है। और जब तक मनुष्य अपनी योग्यता से उस चीज़ को निखारेगा नहीं, तब तक हम उस चीज़ को अपने यूज में, अपने प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। इसलिए किसी भी राष्ट्र के जो सबसे बड़े संसाधन है वो मानव ही होते हैं। और जिस राष्ट्र के मानव स्वस्थ और शिक्षित और अभिप्रेरित होते हैं, उस राष्ट्र का विकास बहुत ज़्यादा होता है, अर्थात वहाँ के मानव संसाधन बहुत अच्छे होते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं और उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। जैसा कि अन्य संसाधन, जैसे हर जगह लोहा बराबर, हर देश में लोहा बराबर मात्रा में नहीं मिलता है, हर देश में लोहा सोना बराबर मात्रा में नहीं मिलता है। उसी प्रकार मानव संसाधन भी हर जगह जो है समान रूप से वितरित नहीं है। हर देश में उनकी कैसी शिक्षा है, उनका कैसा स्वास्थ्य है, उनको कैसे प्रशिक्षित किया जा रहा है, ये डिपेंड करता है। दोस्तों, भारत में ठीक है एक मानव संसाधन मंत्रालय बना हुआ है। ये 1985 में बनाया गया था। ये क्या करता है? कौशल को बढ़ाने के लिए ठीक है इसका उपयोग किया जाता है। ये मानव संसाधन मंत्रालय है जो मानव क्या करता है? कौशल को बढ़ाता है। ठीक है, आप क्या जानते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसको शॉर्ट में PKVY कहते हैं, इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। ये 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। क्योंकि जब भारत के युवा जो होंगे वो प्रशिक्षित होंगे, कोई ना कोई काम करने के योग्य होंगे, तो वो हमारे देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान करेंगे। और जब वो हर युवा हमारे देश का आगे बढ़ेगा तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। इसलिए ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई गई थी। उसके बाद देखिए जनसंख्या वितरण क्या होता है। जैसे आप इस मैप में देख रहे हैं दोस्तों, आप मैप में देखिए, जैसे ये जो यहाँ पर येलो है, ठीक है, ये एशिया की जनसंख्या दिखा रहा है। और ये जो मतलब थोड़ा गाढ़ा, ठीक है, ऑरेंज पिंक कलर का है, वो आपका यूरोप का दिखा रहा है। और ये जो आपका दिख रहा है, ठीक है, ये अफ्रीका का दिख रहा है। ठीक है, जो बैंगनी कलर का है अफ्रीका दिख रहा है। और ये जो आपका ठीक है ब्लू स्काई जो आपको दिख रहा है, ये जो आपका है क्या कहते हैं, ये स्काई कलर का, ये है आपका क्या कहते हैं साउथ अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका का। ठीक है, और जो रेड दिख रहा है नॉर्थ अमेरिका का है। और ये जो आपका एक सिंगल दिख रहा है, ठीक है, एक सिंगल ग्रीन कलर का, हल्का ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया और कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का। तो देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपकी कहाँ पाई जाती है? एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। उसके बाद जनसंख्या आपकी अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक, उसके बाद आपकी यूरोप में पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों आपकी जनसंख्या साउथ अमेरिका में पाई जाती है। ठीक, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, सबसे कम ऑस्ट्रेलिया में। तो जनसंख्या का वितरण भी हर जगह एक जैसा नहीं है। जहाँ की जैसी मतलब भूमि है, जहाँ की जैसी एरिया है, जहाँ की जैसी जलवायु है, वहाँ पर वैसी जनसंख्या पाई जाती है। कहीं पर अशिक्षा ज़्यादा है तो वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। तो ये जनसंख्या का वितरण भी एक जगह नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखते हैं हम लोग, देखिए जैसे भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या का वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करती है। जैसे इसका मतलब है कि जैसे जो ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन का जैसे अगर ये 100 ज़मीन है, ठीक है, 100 ज़मीन का जो 30% भाग है उस पर आपकी विश्व की 90% जनसंख्या 30% पर ही रहती है। बाकी जो 70% ज़मीन पर जनसंख्या बहुत कम है, या तो बहुत मिलता ही नहीं है, या तो बहुत है तो बहुत दूर दूर निवास करते हैं। तो केवल 30% ज़मीन पर भी विश्व की 90% जनसंख्या निवास करती है, 10% बाकी 70% पर निवास करती है। समझिए, तो इतना जनसंख्या का असमान वितरण है। तो यह जनसंख्या वितरण हो गया। उसके बाद देखिए विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल बसे हुए हैं। दक्षिण और
दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप, उत्तरी पूर्व, उत्तर अमेरिका घने बसे हुए। जैसे इस आपको मैप से, ये मैप आप देख के ना आपको बता सकते हो, यही मैप से आप बता सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये जनसंख्या का वितरण जो है इतना आसमान क्यों होता है, तो आप जानते हैं कि जैसे ही जहाँ पर बनावट होती है भूमि की, वातावरण का, तो वैसी जनसंख्या वहाँ पर पाई जाती है। जैसे उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वातावरण जलवायु बहुत टफ होती है, बहुत कठिन होती है, ठीक है। वहाँ पर तो जनसंख्या कम पाई जाती है। और विषुवत मतलब भूमध्य रेखा के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। तो भूमध्य रेखा के दक्षिण की अपेक्षा उत्तर में ज़्यादा लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों में निवास करते हैं। वो महाद्वीप कौन से हैं? एशिया और अफ्रीका। तो जितनी जनसंख्या उसकी 3/4 जनसंख्या केवल एशिया और अफ्रीका में ही निवास करती है। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में ही रहते हैं, ठीक है। 60% लोग 10 देशों में रहते हैं और इन देशों की जनसंख्या जो है लगभग 10 करोड़ से अधिक है। तो ये आपके देख लीजिए कौन से देश हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपकी इस मैप में। दूसरा मैप आप देखिए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपकी चीन में पाई जाती है, उसके बाद भारत में, फिर यूएसए में, ठीक है, फिर इंडोनेशिया में, फिर ब्राज़ील में, फिर पाकिस्तान में, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस, जापान। तो ये 10 देश हैं जिसमें 60% जनसंख्या आपकी निवास करती है। तो आप देख सकते हो भारत और चीन का कितना ज़्यादा योगदान है। अगर ऐसी ही जनसंख्या अपने देश की बढ़ती रही तो हम बहुत ज़्यादा जनसंख्या में नंबर 1 हो जाएंगे, चीन को भी पीछे छोड़ देंगे, ठीक है। कुछ ही अंतर है। तो ये जनसंख्या है आपका, ठीक है। 2011 के आंकड़े हैं यहाँ पर, ठीक है, जो दिखाए गए हैं अपने भारत के। तो 2011 के आंकड़े हैं। तो आपको अब यहाँ से पता चल गया, ठीक है, कि आपकी जनसंख्या वितरण कैसा है। कि एक ये मैप, ठीक है, आप, ठीक है, विश्व में अनुमान लगा सकते हो कहाँ पर कितनी जनसंख्या इस मैप से, और दूसरा इस मैप से, ठीक है। ये वाला जो है आपका मैप, तो आप देख सकते हो, तो बहुत आसानी से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। उसके बाद जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो आप लोगों को पता है कि एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है ना। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया में है, ठीक है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपको क्या है ये पता कर सकते हो आप, कौन सा है आपका? मध्य एशिया। उसके बाद पूर्वी एशिया एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में है। क्योंकि जैसे जनसंख्या घनत्व, जैसे भारत का जनसंख्या घनत्व औसत कितना है आपका? 382। सबसे ज़्यादा किसका? आपका पश्चिमी बंगाल का, आपको बताया था ना, 1029 है, ठीक है। उसके बाद बिहार का नंबर आता है, फिर यूपी का नंबर आता है। तो ये आप जब भारत का पढ़े तो वहाँ पर बताया गया था। तो जनसंख्या घनत्व समझ में आया कि एक, ठीक है, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, जो उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और विश्व का जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। भारत का, ठीक है, 382, तो आपको ये याद रहना चाहिए। उसके बाद देखिए आपकी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो आपको ये पता है कारक कौन से हैं। देखो स्थलकृति, तो जहाँ अगर वहाँ की स्थलकृति अच्छी है, मतलब जहाँ पर मैदानी एरिया है, अच्छी नदियाँ हैं, उपजाऊ मिट्टी, तो वहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे, ठीक है। अगर वहाँ की स्थलकृति से पहाड़ हैं, ठीक है, पठार हैं, तो वहाँ पर जनसंख्या क्या रहेगी? कम रहेगी, ठीक है। तो यही चीज़ है, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, अल्पस और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। जलवायु, लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु, जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिक में रहने से बचते हैं ना। जो जलवायु थोड़ा ज़्यादा कठोर होती है वहाँ पर लोग कम रहते हैं। फिर मृदा, जहाँ की मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होगी वहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे। जैसे गंगा का मैदान है, ठीक है, चीन का हुआंगहो जो नदी है, ठीक है, जियांग या मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान में लोग ज़्यादा बसे हैं, ठीक है। जहाँ की मिट्टी कम उपजाऊ वहाँ पर लोग कम रहते हैं। जल, जहाँ पर पेयजल अच्छे से उपलब्ध है वहाँ पर लोग भी ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। जहाँ पर ये पेयजल नहीं है, मतलब अलोड़ी जल जहाँ पर नहीं है, तो वहाँ पर कम लोग पाए जाते हैं। तो जल भी आपका डिसाइड करता है। फिर खनिज, जहाँ पर खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वहाँ पर भी लोग ज़्यादा रहते हैं ना। खनिजों निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खानें, मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि जैसे ईरान वगैरह है, सऊदी अरब वगैरह है, यहाँ तो खेती वगैरह होती नहीं, लेकिन ये तेल उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इससे वहाँ पर लोग रहने लगे हैं। जैसे अफ्रीका में हीरे की खान है तो वहाँ पर भी लोग रहने लगे। तो खनिज भी जहाँ होते हैं वहाँ पर भी लोग रहते हैं। तो ये आपके कारक हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इन कारकों को दोस्तों, इस किताब को अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, तो ये जो वर्डिंग है, जो शब्दों का आप ये जो शब्द पढ़ रहे हो ना, यही आपकी हर परीक्षा में यूज होंगे। इनको अच्छे से आप अगर दिमाग में बसते जाएंगे, कोई भी परीक्षा बहुत आसानी से लिख लोगे। स्थलाकृति, जलवायु
जलवायु, मृदा, जल और खनिज, यही आप हेडिंग डाल लेना। ये हैं कारक जो हमारे क्या करते हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। तो कारक आपका हो गया ना, स्थलाकृत, जलवायु, मृदा और जल, खनिज, ये आपके हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सामाजिक, संस्कृति और आर्थिक कारक। तो आर्थिक कारक क्या होते हैं, सामाजिक, संस्कृति और आर्थिक कारक। ठीक है, कारक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक कारक वो हो गया, और ये सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। जैसे आर्थिक कारक हो गया, जहाँ पर जैसे आर्थिक कारक समझ लीजिए जहाँ पर अच्छे रोजगार की सुविधा होगी, अच्छे रहन सहन की सुविधा होगी, पढ़ाई, बच्चों के पढ़ने की सुविधाएं, अच्छे स्कूल होंगे, वहाँ पर लोग अच्छे से रहेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे। जैसे देखिए जापान में ओसाका और भारत में मुंबई बहुत घने बसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर रोजगार की और खाने पीने की, मनोरंजन के सारे साधन मिलते हैं। सांस्कृतिक कारक जैसे धर्म और संस्कृति महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे वाराणसी, यरूशलेम, वेटिकन सिटी, जैसे यहाँ पर तो सांस्कृतिक विरासतें ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर भी लोग भ्रमण करने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए, देखने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर भी लोगों को रोजगार मिल जाता है, तो यहाँ पर भी लोग रहते हैं। सामाजिक कारक जैसे अच्छा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में अत्यधिक घने बसे। ठीक है, घने बसे जहाँ पर आपके सामाजिक से आवास अच्छी है, शिक्षा सुविधा अच्छी है, स्वास्थ्य सुविधा अच्छी है, तो वहाँ पर भी लोग ज़्यादा रहते हैं। जैसे पूरे है ना, यहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। तो आपके ठीक सामाजिक आर्थिक कारक पता होगी, जैसे जहाँ पर आर्थिक औद्योगिक क्षेत्र जहाँ पर है अच्छे हैं ना, तो वहाँ पर भी रोजगार आपको मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं आर्थिक कारण से, जहाँ से आपको पैसा आता है। फिर सांस्कृतिक कारक जैसे धर्म और संस्कृति महत्ता वाले, जैसे जहाँ पर धर्म वगैरह, तो वहाँ पर भी लोग ज़्यादा रहते हैं, स्थान है वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, तो वहाँ पर रोजगार लोगों को मिलता है। सामाजिक कारक जैसे है कि अगर अच्छा आवास मिल रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, तो वहाँ पर भी लोग रहते हैं। तो तीन आपके कारक हो गए। ठीक है, आर्थिक, सामाजिक। जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है? ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में जो परिवर्तन होता है एक निश्चित अवधि में ना, तो उसको क्या कहते हैं, जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं है, यह कई गुना बढ़ गई है, जैसा कि चित्र आप देखोगे 6.3 चित्र में भी दिखाया गया। ठीक है, और जन्म और मृत्यु संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। जब जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन होगा तभी जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है, और बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन ठीक है, बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी शुरुआत में। ठीक है, 1800 के पहले ना, तो बच्चे ज़्यादा संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन मरते भी ज़्यादा संख्या में थे। जनसंख्या बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी या बढ़ ही नहीं रही थी, लेकिन 1800 के बाद स्वास्थ्य सुविधाएं वगैरह अच्छी हो गई, तो बच्चे जन्म भी ज़्यादा लेते हैं और मरते भी कम है, इसलिए जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। क्योंकि उसी क्यों मरते थे, क्यों नहीं बढ़ती थी, वही दिया है कि उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था, किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। लेकिन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई। 1804 में कितना हो गई? 1 अरब हो गई। और 150 वर्षों के बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई? 3 अरब हो गई। ठीक है, तो मतलब ठीक है, 150 में 3 बढ़ी है। उसके बाद इससे प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ी। फिर 1999 में 30 वर्षों की अवधि के बाद कम जनसंख्या, ठीक है, अवधि से कम में जनसंख्या दूनी 6 अरब हो गई। देखो अब जैसे यहाँ 150 वर्ष में 3 अरब, 1804 से 1959 में कितना हुआ था? 1 अरब से 3 अरब, मतलब 150 में 2 अरब बढ़ी थी, तो 3 अरब हुई थी। उसके बाद क्या हुआ? केवल 30 वर्षों में 1999 में, ठीक है, 3 अरब से सीधे 6 अरब हो गई, मतलब 30 वर्ष में बढ़ गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य पूर्ति, मतलब खाना भोजन भरपेट लोगों को मिलने लगा। औषधियों मतलब स्वास्थ्य सुविधा अच्छी हो गई, जिसके कारण आपका मृत्यु दर कम हो गई। और जन्म दर अभी भी बहुत अधिक थी, क्योंकि लोग सोचते थे जैसे लोग बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं कि एक बच्चा ख़त्म हो जाएगा, 2 खत्म हो जाए तो कम से कम 1 या 2 जिंदा रहेंगे। शुरुआत में लोग मरते ज़्यादा थे, बच्चे ज़्यादा मरते थे, इसलिए अभी वही लोगों की आदत पड़ी है, तो बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। लेकिन अब जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हो गई हैं, लोग भूखमरी से नहीं मरते हैं। ठीक है, तो मतलब जन्म दर तो ज़्यादा हाई है, उसके साथ मृत्यु दर कम हो गई, जिससे जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है, जिसे जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या से मापा जाता है कि 1000 लोगों पर कितने बच्चों का जन्म हुआ है, वो आपकी जन्म दर कहलाती है। मृत्यु दर भी वही कहलाते हैं कि 1000 व्यक्ति, ठीक है, 1000 प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या कितनी है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। ठीक है, तो 3 जनसंख्या को 3 कारक प्रभावित करते हैं, एक जन्म दर, एक मृत्यु दर। ठीक है, ध्यान रखना, 3 कारक प्रभावित करते हैं, एक जन्म दर, मृत्यु दर और तीसरा प्रवास। ठीक, तो ये 3 कारक हैं आपके जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। प्रवास भी 2 प्रकार का होता है, अभी आगे पढ़ोगे। ठीक है, तो आप देख रहे हो जनसंख्या कितनी तेज़ी से बढ़ रही है दोस्तों। ये देखिए एक मैप है, ठीक है, 500 ईसा पूर्व 100 मिलियन थी। ठीक है, फिर देखिए ईसा ईस्वी में 1 ईस्वी में कितनी हो गई आपकी, ठीक है,
170 मिलियन, ठीक है। उसके बाद 1000 ईस्वी में 265, फिर 1500 ईस्वी में 425 मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन में 210 लाख होता है, ठीक है। उसके बाद 1800 में 900 मिलियन हो गया, 1900 में आपका 1625 हो गया, बहुत धीरे बढ़ी। फिर देखिए 1950 कितनी तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है, 2500 मिलियन हो गया। फिर 74 में देखिए मतलब पूरा एक आपका वही बन गया, क्या कहते हैं ना वो, मतलब इसमें आपका चित्र में आ भी नहीं रहा, ठीक, सही ढंग से। ये देखिए आपका, ठीक है, बहुत तेज़ी से संख्या बढ़ी। तो ये आपको चीज़ें आपको पता होनी, 2025 में जनसंख्या कहाँ तक पहुँच जाएगी आपकी, 8,525 मिलियन तक एकदम जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा, ठीक है। जीवन प्रत्याशा क्या होती है, अब लोगों की देखो जीवन प्रत्याशा भी बड़ी है, उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति की जीवन रहने की आशा की जा सकती है। तो कितना आदमी औसत जिंदा रह सकता है पूरा, ठीक है, उसकी उम्र क्या है, उसको जीवन प्रत्याशा कहते हैं, क्योंकि जीवन प्रत्याशा बढ़ी है लोगों की, इसलिए जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये है आपका मैप, एक याद रखना जनसंख्या कैसे आपकी बढ़ी है, ठीक है। तो ये आपका है, एक बार उसको स्क्रीन को पॉज करके आप इसको सेव कर लेना, ठीक है। तो आपको दिख जाएगा कि मतलब कैसे बढ़ रही है, ठीक है। तो ये जनसंख्या होगी। उसके बाद देखिए, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। पहले क्या थी, जन्म दर ज़्यादा थी, मृत्यु दर अब कम हो गई थी, जनसंख्या अधिक बढ़ रही, ठीक है। और जनसंख्या स्थिर हो गई। जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर हो जाएंगे तो जनसंख्या क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। और जब जनसंख्या में कमी, जब जन्म दर देखो, जन्म दर कम हो जाए, मृत्यु दर ज़्यादा हो जाए, जनसंख्या में क्या आने लगेगी, कमी आने लगेगी। तो अभी क्या है, जन्म दर, ठीक है, ज़्यादा है, मृत्यु दर कम है, इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है। और जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो जनसंख्या स्थिर हो जाएगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। लेकिन जब मृत्यु दर ज़्यादा हो जाएगी तो जनसंख्या क्या हो जाएगी, घटेगी। शुरुआत में ऐसा था, जब स्वास्थ्य सुविधाएं, खाने भर के लिए भोजन नहीं था, तो जनसंख्या घट रही थी, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। जनसंख्या का बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। प्रवास एक अन्य कारण है, ठीक है। प्रवास एक अन्य कारण, जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उसको देखो, उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो एक देश को छोड़ते हैं, ठीक है। और अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं, ठीक है। उत्प्रवासी, जैसे भारत से कोई लोग बाहर जा रहा है उसको उत्प्रवासी कहेंगे, जैसे, ठीक है, जैसे कोई, ठीक है, और कोई यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, उसको अप्रवासी कहेंगे। वो लोग अप्रवासी जो देश में आते हैं उसको अप्रवासी कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बाहर देश के लोग ज़्यादा जाते हैं, तो आप, ठीक है, तो इसलिए अप्रवास से लोग क्या हैं, बढ़े हैं, जिसको अप्रवास कहते हैं, ठीक है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव हुआ, क्योंकि सूडान देखो बहुत, वहाँ पर लोग सुकून से रहते नहीं हैं, वहाँ की सरकारें सही नहीं हैं, तो लोगों को बहुत परेशान करते हैं, तो सूडान के लोग बाहर देशों में भाग जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से क्या होता है आपका, ठीक है, उत्प्रवास होता है, उसके वजह से वहाँ की जनसंख्या क्या हुई, कम हुई। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं, ठीक है। तो मतलब नगरों में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाती है और गाँव की जनसंख्या कम हो जाती है, क्योंकि नगरों में आपका काम बढ़िया मिल जाता है, स्वास्थ्य सुविधाएँ मिल जाती हैं, शिक्षा मिल जाती है, लाइट रहती है, मनोरंजन के साधन भी रहते हैं, इसलिए लोग गाँवों से नगर की तरफ जाते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप क्या है, जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है, ठीक है। यदि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही। कुछ देशों में, जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है, उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य देशों में, जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, मंद है। तो जैसे यूनाइटेड किंगडम है, जैसे, तो यहाँ पर देश विकसित हैं, तो यहाँ पर लोग जागरूक है, तो जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है, तो जनसंख्या कम बढ़ रही है। जैसे केन्या वगैरह में है, भारत में है, ठीक, तो यहाँ पर लोग जन्म दर तो मतलब ज़्यादा है ही है और मृत्यु दर बहुत कम कर लिया है हम लोगों ने, ठीक है। तो जनसंख्या इसलिए ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि लोग अभी भी जागरूक नहीं है ना, गाँव और लोग बच्चे ज़्यादा पैदा कर देते हैं कि एक दो मर जाएंगे तो एक दो बच जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा अब नहीं है, सरकार हर जगह देखो एनम वगैरह की भर्ती कर रही है, हर जगह टीके वगैरह लगाए जा रहे हैं, हर बीमारी के टीके लग रहे हैं, तो बच्चों की उतना मृत्यु नहीं होती जितना लोग सोचते हैं। इसलिए अब जनसंख्या ऐसे देशों में बढ़ रही है जहाँ पर मृत्यु दर कम हो गई, लेकिन जन्म दर फिर भी ज़्यादा है, ठीक है। और ये उन देशों में जनसंख्या स्थिर हो गई है जहाँ पर मृत्यु दर और जन्म दर दोनों कम हो गए हैं। तो ये है आपका, देख सकते हो जनसंख्या का वितरण दिया गया, ठीक है। इस मैप में आप देखिए जनसंख्या का वितरण दिया गया है, जैसे आपका दिया है 3% से अधिक अति उच्च, ठीक है, 3% से अधिक, जो जितने आपके ब्लू कलर में दिख रहे हैं, ठीक है, ये,
ठीक है। यहाँ पे जन्म दर बहुत ज़्यादा है, मतलब जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है। ये देखिए आपके हल्के मतलब ब्राउन उच्च 2 से 2.9% जैसे ये यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा मतलब कम बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए बहुत कम आदर्श है ना, 1 से 1.9% जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, ये हल्के वाले, ठीक है। तो वो आपके आदर्श हैं ये वाले, ठीक है। तो ये आपके आदर्श हो गए ना यहाँ पर, तो इस मैप में आप देख सकते हो कौन से आदर्श हैं। उसके बाद देखो बिल्कुल निम्न है या जीरो बिल्कुल हरास, तो जैसे ये अंटार्कटिका वगैरह ये जीरो है, तो यहाँ पर बहुत कम जनसंख्या बढ़ ही नहीं रही है, ठीक है। उसके बाद निम्न वर्ग, ठीक है, ये एकदम लाइट कलर का, ठीक है, वो आपका देख लीजिए, ये एकदम लाइट कलर वाले तो कम है, ठीक है। तो ये है जनसंख्या वृद्धि अलग अलग है। तो जनसंख्या संगठन क्या होता है, किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे किसी देश की जनसंख्या कितनी भी हो, संगठन के मतलब है किसी देश की जनसंख्या कितनी भी हो, तो मतलब ये नहीं कि जनसंख्या कम होगी तो उसका देश ज़्यादा उन्नति करेगा, उसकी अर्थव्यवस्था ज़्यादा बढ़ेगी, या जनसंख्या ज़्यादा है तो उन्नति करेगा या कम करेगा। तो किसी जनसंख्या से किसी देश की कितनी जनसंख्या है ये उसके विकास को निर्धारित नहीं करती है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान, ठीक है, अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है, ठीक है, जबकि बांग्लादेश उतना नहीं है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है, ठीक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है, ठीक है भाई। जैसे इंडिया में मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जो प्री प्रधानमंत्री सभी के हैं, वो कहते हैं कि हमारे वहाँ काम करने वाले बहुत ज़्यादा हाथ हैं तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो काम करने वाले हाथों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जब तक उनको काम नहीं दिया जाएगा, वो हाथ काम करना ही नहीं जानते हैं तो हमारा देश उन्नति कैसे करेगा। हमको उन हाथों को काम सिखाना है, उन हाथों को रोजगार देना है, तभी तो देश उन्नति करेगा। जब खाली बैठ के गड्डी खेलते रहेंगे तो कैसे देश आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें देखना है। तो जनसंख्या संगठन समझ गए, जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है कि वहाँ संरचना कैसी, कितने युवा लोग हैं, कितने बूढ़े लोग हैं, कितने बच्चे लोग हैं, ठीक है। जैसे ये आपकी जनसंख्या संरचना इस फिगर में आप देख सकते हो, ठीक है, ये जनसंख्या संरचना है, ठीक है, क्या लोग करते हैं ये संरचना दिखाता है। तो अब देखिए जनसंख्या संगठन हमारी, ठीक है, संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु के हैं, किस वर्ग के हैं, किस आयु वर्ग के हैं और कितने शिक्षित हैं, और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का स्तर क्या है और स्वास्थ्य दशाएं क्या हैं, ठीक है। एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि है जनसंख्या पिरामिड, ठीक। जनसंख्या पिरामिड को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं वहाँ पर कितने बूढ़े हैं, कितने बच्चे हैं, कितने युवा हैं, ठीक है। और आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं उसको, हम क्या कहते हैं, आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। एक जनसंख्या का पिरामिड जैसे आपका 10 से 14 वर्ष, 5 से 9 वर्ष, मतलब पूरा अलग अलग ग्रुप में महिलाओं और पुरुषों को अलग दिखाता है। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित हैं, ठीक है। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे होती है, ठीक है, जो सबसे निचले भाग में रहती है। जैसे आप देखिए ये एक जनसंख्या पिरामिड है, तो देखो यहाँ पर ये जो है आपका ऊर्ध्वाधर जो लाइन है, ठीक है, ये आपका आयु दिखाता है। देखिए 0 से 4 वर्ष की सबसे ज़्यादा जनसंख्या, ठीक है, ये पुरुषों की होगी, ये महिलाओं की होगी, ठीक। कितनी है इसमें देखिए 0 से 8, ठीक है, यहाँ से 0 से, ठीक है, 9 तक, ठीक है। तो आपका ये जनसंख्या हो गई ना, तो आप समझ रहे हो ना। तो अब देखिए बूढ़े लोग ये मतलब 80 से 84 बहुत कम लोग हैं, क्योंकि वैसे लोग ख़त्म हो गए, ठीक है, उम्र ज़्यादा बढ़ी तो लोग नहीं जिंदा रहे, उनकी जीवन प्रत्याशा कम है तो ख़त्म हो गए। तो मतलब बूढ़े लोग बहुत कम हैं, मतलब हैं जैसे ये 40 से 49, 45 से 49 के बीच इतने लोग हैं, ठीक है, आप देख सकते हो। ये आपका एरो खींच के कितने लोग हैं, तो ये जनसंख्या पिरामिड है, ठीक है। ये देखो ये क्या है ना, ये त्रिभुज प्रतीत होने वाला आरेख क्या है, बच्चा पूछ रहा है, तो ये बता रहा है ये जनसंख्या पिरामिड है, ठीक है। तो वह क्या है, ये पूछ रहा है वह क्या करता है, तो ये एक देश में पुरुष और स्त्रियों की वर्तमान जनसंख्या को उनके आयु वर्ग में दर्शाया करते हैं। तो क्या मैं डिटेक्टिव बन सकता हूं और एक देश की जनसंख्या का पता लगा सकता हूं? तो करिए अवश्य। हम 3 देशों का अध्ययन करते हैं। देखिए सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं किसका, देखो ये केन्या का पिरामिड है। देखो केन्या में देखिए, ठीक है, केन्या में जन्म दर बहुत ज़्यादा है, मतलब बच्चों की संख्या ज़्यादा है लेकिन बूढ़ों की संख्या बहुत कम, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं नहीं।
तो बच्चे लोग बहुत ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, तो जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ भी रही केन्या की, ठीक है। बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं, लोग बच्चे तो मर भी जाते हैं, मतलब कोई ज़्यादा बूढ़ा नहीं होता, बूढ़े बहुत कम है यहाँ पर। देखिए मतलब हैं 75 के ऊपर बहुत बिरले लोग जाते हैं और पहले ही मर जाते हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम है केन्या में, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं, ठीक है, युवा कम है और बूढ़े बहुत कम है, मतलब लोग पहले ही मर जाते हैं। तो ये केन्या का लोग दिखा रहा है, ठीक है। ठीक, देखिए आपने, तो यही आप लिखना है, ठीक है। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। देखो आश्रित क्या होते हैं, देखो जो 15 वर्ष से कम है वो भी आश्रित हैं, क्योंकि वो पैसा नहीं कमाते हैं, वो माता पिता पर आधारित रहते हैं, वो उन पर ही डिपेंड रहते हैं। और वृद्ध आश्रित लोग होते हैं जो 65 वर्ष से अधिक होते हैं, वो भी नहीं पैसा कमाते हैं। जैसे पहले क्या होता था 2005 के पहले जो सरकारी नौकरी करने लगा तो उसको जो 60 साल के बाद रिटायर हुआ तो उसको पेंशन मिलती थी। अब पेंशन भी खत्म हो गई, तो लगभग मतलब जो बूढ़े लोग मतलब पेंशन नहीं भी पाते हैं, जो घर के हैं, मतलब किसानी करते थे तो बूढ़े हुए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो लगभग 65 साल के बाद अब भैया अगर 65 साल के बाद आपको भी कुछ चाहिए तो नेता बनिए। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री 71 वर्ष के हो गए, ऐसे देखो लोग मतलब राष्ट्रपति बने हुए हैं, मृत्यु के कगार पे हैं, लेकिन वो अभी भी मतलब नेता बन सकते हैं, लेकिन आप कोई काम नहीं कर सकते हो, नौकरी नहीं कर सकते हो 60 साल के बाद, मतलब 55 साल में रिटायर कर दिए जाओगे, यही मतलब कानून वगैरह बन रहे हैं। बट तुम नेतागिरी कर सकते हो, तो आपको अगर ज़िंदगी भर के लिए रहना है जब तक मर ना जाओ तो आप नेता बनिए, इलेक्शन में खड़े होइए, ठीक है, प्रधान बनिए, विधायक बनिए, जो भी आगे राज्यपाल बनिए, सिस्टम मतलब उनका तो बन ही सकते हो। तो जब मतलब 65 साल से वो जो होते हैं मतलब जनरली वो क्या होते हैं, डिपेंड हो जाते हैं, 15 साल से कम डिपेंड रहते हैं, तो ये आश्रित होते हैं। और 15 से 65 के बीच होते हैं वो कार्य करने वाले बंदे होते हैं, वो उनको कार्यकुशल बोलते हैं, कार्यरत बोलते हैं। तो ये आपके जनरली आश्रित हो गए, ठीक है। तो जैसे इसमें आश्रित देखा जाए तो 15 से ये तक है गए, 10-14 आश्रित हो गए और ये ऊपर आश्रित हो गए, ठीक है। तो ये बीच वाले जो लोग हैं इतने, ठीक है, यही काम करने वाले लोग हैं, तो इनको बोलेंगे कार्यरत वर्ग। और ये क्या है, आश्रित वर्ग है, ठीक है। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा होगा और ऊपर तीव्रता से क्या हो जाएगा, संकरा होता जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि बच्चे जन्म तो बहुत लेते हैं, लेकिन उसमें अधिकतर लोगों की मृत्यु हो जाती है, काल के घर चले जाते हैं, ठीक है, कुछ ही बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम है। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड से दर्शाया गया ना, केन्या के पिरामिड देख लीजिए, वही स्थिति एकदम है, ठीक है। अब ये देखिए, जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही हो, ठीक है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा होता है, ठीक है। देखो युवा का ना चौड़ा होता है ना, ठीक है, क्योंकि शिशु पौणावस्था तक जीवित रहते हैं। यहाँ भारत के पिरामिड के दृष्टिगोचर होता है, भारत का पिरामिड ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की मृत्यु दर क्या है, देश की मृत्यु दर कम है, ठीक है। ये नहीं, एक बच्चा पैदा हुआ तो 10 में बच्चा ज़्यादा मर ही गए तो बच्चे बच जाते हैं, तो वो भाई बच्चे नहीं मरेंगे जन्म के बाद तो युवा होंगे, तो वहाँ पर युवा ज़्यादा होंगे। देखो यहाँ पर बूढ़े मतलब थोड़ा कम है। और ये आश्रित, देखो ये ब्लू लाइन जो दिखाती है ये आश्रित है, यही काम करने वाले, तो इंडिया में काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर युवा लोग ज़्यादा हैं जो काम कर सकते हैं, तो भैया इनको काम देना भी हमारे सरकार का फ़र्ज़ है कि इनको काम दे, तभी ये हमारे इकोनॉमी में क्या करेंगे, जोड़ेंगे अपनी आय को। अदरवाइज इनको काम नहीं मिलेगा तो बैठ के गड्डी खेलेंगे और फिर सब सरकार से फ्री ही उम्मीद करेंगे, ठीक है। और कम जन्म दर वाले जापान जैसे आधार में क्या होता है ना, जैसे जहाँ पर जन्म दर कम है, ठीक है, उनमें क्या होता है, आधार पिरामिड सकरा होता है और घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। कुल उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं ना। देखिए ये जापान में देखो, यहाँ पर जन्म दर कम है और मृत्यु दर भी कम है, ठीक है। तो यहाँ पर बूढ़े भी लोग कम है, बच्चे भी कम है, यहाँ पर ये काम करने वाले ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन जब ये बूढ़े हो जाएंगे तो यहाँ पर बच्चे भी कम है, तो ये युवा कम हो जाएंगे, काम करने वाले कम लोग रह जाएंगे। तो मतलब ये है जापान का, क्योंकि यहाँ पर जन्म दर भी कम हो रही लगातार, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही, देश छोटा है जापान में, ठीक है। तो यहाँ पर जनसंख्या जन्म दर कम है, इसलिए नीचे सकरा होता है, बीच में चौड़ा होता है, ठीक है, फिर ऊपर एकदम सकरा होता है। और ये बीच वाले काम करने वाले, ऊपर वाले और नीचे वाले आश्रित लोग हैं। तो समझ गए आपकी, कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जो है ना किसी भी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है, उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। हाँ, हम भाग्यशाली हैं, ठीक, क्योंकि हमारे पास जनसंख्या बहुत ज़्यादा है काम करने वाली, बट हमको योग्य बनेंगे तभी तो हम काम कर पाएंगे। जब हमें रोज़गार मिलेगा तभी हम भारत की इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में कुछ योगदान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पार्ट खत्म हो जाता है। आपका क्वेश्चन है लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है, तो अभी बताया हमने। विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है ये भी आपको बताया, ठीक है। कारण है आपके बताते ना वो स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, ठीक है, ये सब
विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो भी आप लिख सकते हो जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य, भी लिख सकते हो जनसंख्या पिरामिड क्या है, यह किसी देश की जनसंख्या को समझने के लिए किस प्रकार सहायता करता है। तो भी लिख सकते हो। चिन्हित कीजिए जनसंख्या वितरण सबसे क्या, मतलब वितरण क्या है आपका जनसंख्या। तो इसमें आप बहुविकल्पी इसको टिक लगा देना, ठीक है। पढ़ना वे 3 मुख्य कारक कौन से जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है, तो आपको पता है इसमें, ठीक है। 1999 में जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो लिख सकते हो आराम से। जनसंख्या पिरामिड क्या है, ये भी आप लिख सकते हो। तो टिक लगाना, अपने आप क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। पार्ट पढ़े हो, कितना आपको रिकॉल है वो आप कर लेना, ठीक है। पार्ट पसंद आता है तो आप लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।